नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए तो जो हम लोगों ने इतिहास का एक सीरीज शुरू किया था लुसेंट पे आधारित, उसके एपिसोड 14 देखे। जब आजाद भारत ने अपना भविष्य गढ़ना शुरू किया, इसका भाग एक हम लोग देखेंगे 1947 और 1964, जिसको नेहरू एरा या नेहरू युग कहते हैं। ये राष्ट्र निर्माण की कहानी होगी। इस भूमिका है इस एपिसोड का जब एक नए राष्ट्र को खड़ा करने की चुनौती आई। एपिसोड 13 में हमने देखा था कि कैसे 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन विभाजन की त्रासदी के साथ। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। सरदार पटेल ने 565 रियासतों को भारत में मिलाया और 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। लेकिन अब असली चुनौती शुरू हुई। एक गरीब, बटा हुआ, निरक्षर देश जहां 90% लोग गांव में रहते थे, जहां अकाल और भूखमरी आम बात थी, जहां उद्योग नाम मात्र के थे। इस देश को आधुनिक राष्ट्र कैसे बनाया जाए, यह कहानी है उस यात्रा की जब भारत ने लोकतंत्र, योजनाबद्ध विकास और धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर चलने का फैसला किया। यह कहानी नेहरू के सपनों के भारत की, जो विज्ञान और तर्क पर आधारित होगा। संविधान सभा। जब भारत ने अपना संविधान लिखा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसमें कुल 389 सदस्य थे, 292 ब्रिटिश भारत से, 4 मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से और 93 देशी रियासतों से। लेकिन मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया क्योंकि वे पाकिस्तान की मांग पर अड़े थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। विभाजन के बाद संविधान सभा की संरचना बदल गई। अब इसमें 299 सदस्य रहे, 229 ब्रिटिश भारत से और 70 रियासतों से। 29 अगस्त 1947 को एक महत्वपूर्ण समिति बनाई गई, जिसे प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी कहा गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने। इस समिति में 7 सदस्य थे। अंबेडकर ने संविधान का पहला प्रारूप 4 नवंबर 1948 को सभा के सामने रखा। संविधान पर गहन बहस चली। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तक कुल 114 दिन बैठकें हुई। संविधान बनाने में 63,96,729 रुपए खर्च हुए। 26 नवंबर 1949 को संविधान पर आखिरकार हस्ताक्षर हुए। इस दिन 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। यह दुनिया की सबसे बड़ा लिखित संविधान था। 26 जनवरी 1950 को यह पूरी तरह लागू हुआ। इस दिन को इसलिए चुना गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। पहला आम चुनाव 1951 से 52, जब दुनिया ने कहा यह असंभव है। आजादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी निर्वाचन। दुनिया के अधिकांश विशेषज्ञ मानते थे कि एक गरीब निरक्षर देश में लोकतंत्र नहीं चल सकता, लेकिन भारत ने इतिहास रच दिया। 1951 से 52 में भारत का पहला आम चुनाव हुआ। यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग था। 17.3 करोड़ मतदाता थे, जिनमें से 85% निरक्षर थे। चुनाव आयोग ने एक अनोखा तरीका अपनाया। हर पार्टी और उम्मीदवार के लिए अलग चुनाव चिन्ह। लोकसभा की 489 सीटों के लिए चुनाव हुआ। मतदान 68 दिनों तक चला। अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक 20 लाख मतपत्र छापे गए। 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए। 56,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। परिणाम आया, कांग्रेस को 364 सीटें मिली, 45% वोट के साथ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे स्थान पर रही 16 सीटों के साथ। समाजवादी पार्टी को 12 सीटें मिली। यह चुनाव साबित कर गया कि लोकतंत्र सिर्फ अमीर देशों के लिए नहीं है। भारत ने दुनिया को दिखाया कि गरीब और निरक्षर लोग भी समझदारी से अपने नेता चुन सकते हैं। योजना आयोग और पहली पंचवर्षीय योजना। नेहरू मानते थे कि भारत को तेजी से विकास करना है तो योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन बनाया गया।
प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते थे। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में शुरू हुई। पहली योजना का मुख्य लक्ष्य था कृषि विकास। उस समय भारत में अकाल पड़ते रहते थे, खाद्यान्न की कमी थी। योजना में बांधों और सिंचाई परियोजनाओं पर जोर दिया गया। भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी परियोजना जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू हुई। नेहरू ने इन बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा। पहली योजना सफल रही। 3.6% की विकास दर हासिल हुई, जबकि लक्ष्य 2.1% था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में उद्योगों पर केंद्रित थी। भारी उद्योग, इस्पात, कोयला, मशीनरी पर जोर दिया गया। बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला जैसे इस्पात संयंत्र लगाए गए। इस योजना का लक्ष्य 4.5% विकास दर था, लेकिन 4.1% हासिल हुई। तीसरी योजना 1961 से 56 में कृषि और उद्योग दोनों पर समान जोर दिया गया, लेकिन यह योजना असफल रही क्योंकि 1962 में चीन से युद्ध हुआ और 1965 में पाकिस्तान से। साथ ही 1965 से 66 में भयंकर अकाल पड़ा। विकास दर 2.5% ही रही, जबकि लक्ष्य 5.6% का था। राज्यों का पुनर्गठन 1956, जब भाषा के आधार पर भारत को फिर से बनाया गया। आजादी के समय भारत में प्रांत अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे, जिनका कोई भाषाई या सांस्कृतिक आधार नहीं था। कांग्रेस ने 1920 के दशक में ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का वादा किया था, लेकिन आजादी के बाद नेहरू और पटेल सावधान थे। उन्हें डर था कि यह देश को तोड़ सकता है, लेकिन जनता की मांग बढ़ती गई। तेलुगु भाषी लोग चाहते थे कि मद्रास प्रांत से अलग होकर आंध्र राज्य बने। 1962 में पोटी श्रीरामुलु नाम के गांधीवादी नेता ने आमरण अनशन शुरू किया। 56 दिनों के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। पूरे आंध्र में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे, सरकार को झुकना पड़ा। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भारत का पहला भाषाई राज्य बना। इसके बाद देश भर में भाषाई राज्यों की मांग उठी। सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग यानी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया। सरकार ने आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ। भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। बंबई को महाराष्ट्र और गुजरात में बांटा गया। 1960 में पंजाब को पंजाब और हरियाणा में विभाजित किया गया। 1966 में यह निर्णय साहसिक था। कई लोगों को डर था कि भाषा के आधार पर राज्य बनने से देश की एकता खतरे में पड़ेगी, लेकिन उल्टा हुआ। लोगों को लगा कि उनकी भाषा और संस्कृति को सम्मान मिला। भारत की विविधता में एकता मजबूत हुई। विदेश नीति, जब भारत ने गुटनिरपेक्षता का रास्ता चुना। 1950 और 1960 के दशक में दुनिया शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर में बटी थी। एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी खेमा, दूसरी तरफ सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी खेमा। दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे और छोटे देशों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे। नेहरू ने फैसला किया कि भारत किसी गुट में नहीं जाएगा। उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट की नींव रखी। भारत 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ। 5 सिद्धांतों पर आधारित शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ये सिद्धांत थे एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, गैर आक्रमण, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, समानता और आपसी लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग में एशिया और अफ्रीका के 29 नए स्वतंत्र देशों का सम्मेलन हुआ। नेहरू ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत थी। 1961 में बेलग्रेड यानी यूगोस्लाविया में पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ। नेहरू मिस्र के नासिर, यूगोस्लाविया के टीटो, इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के नक्रुमा इसके प्रमुख नेता थे। गुट निरपेक्षता का मतलब यह नहीं था कि भारत तटस्थ रहेगा,
भारत ने हमेशा न्याय और शांति की आवाज उठाई। कोरिया युद्ध 1950 से 53 में भारत ने मध्यस्थता की कोशिश की। वियतनाम युद्ध में भारत ने अमेरिकी हस्तक्षेप की आलोचना की। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ भारत ने मुखर विरोध किया। चीन से युद्ध 1962, जब भारत का सपना टूटा। हिंदी चीनी भाई भाई यह नारा 1950 के दशक में बहुत लोकप्रिय था। नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री झोउ एनलाई के बीच अच्छे संबंध थे। 1954 में पंचशील समझौता हुआ था, लेकिन सीमा विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया। तिब्बत का मुद्दा संबंधों में कांटा बन गया। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। 1959 में तिब्बत में विद्रोह हुआ, जिसे चीन ने कुचल दिया। दलाई लामा भारत आ गए। भारत ने उन्हें शरण दी। चीन इससे नाराज हो गया। सीमा पर छोटी छोटी झड़पें होने लगी। भारत का मानना था कि मैकमोहन लाइन 1914 में ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच तय सीमा है। चीन इसे नहीं मानता था। अक्साई चीन क्षेत्र में विवाद था। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने अचानक भारत पर हमला कर दिया, दो मोर्चों पर। अरुणाचल प्रदेश उस समय नेफा था, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ऑफ असम करके था, और लद्दाख में भारतीय सेना तैयार नहीं थी। चीनी सेना ने तेजी से आगे बढ़कर भारतीय इलाकों पर कब्जा कर लिया। तवांग, बोमडिला गिर गए। 21 नवंबर को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की और अरुणाचल से पीछे हट गया, लेकिन अक्साई चीन पर कब्जा बनाए रखा। यह भारत के लिए एक बड़ा झटका था। नेहरू टूट गए। उनका शांति और मित्रता का सपना चकनाचूर हो गया। रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन को इस्तीफा देना पड़ा। भारत ने सैन्य आधुनिकीकरण पर जोर दिया। रक्षा बजट बढ़ाया गया। नेहरू का अवसान 1964, जब युग का अंत हुआ। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। वे 74 साल के थे। 1962 के चीनी आक्रमण ने उन्हें तोड़ दिया था। स्वास्थ्य बिगड़ता गया और दिल का दौरा पड़ा। नेहरू ने 17 साल तक भारत का नेतृत्व किया। उनकी उपलब्धियां और कमियां दोनों विशाल थीं। उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत किया। चुनाव, संसदीय व्यवस्था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उन्होंने योजनाबद्ध विकास की नींव रखी। भारी उद्योग, बांध, वैज्ञानिक संस्थान जैसे आईआईटी, एम्स, सीएसआईआर जैसी संस्थाओं की स्थापना हुई। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम शुरू हुआ। अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव पड़ी, लेकिन आलोचनाएं भी थीं। योजनाओं में नौकरशाही का बोलबाला रहा। सार्वजनिक उपकरण यानी पीएसयू अक्षम और घाटे में चलते रहे। कृषि पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, जिससे खाद्यान्न की कमी बनी रही। विदेश नीति में आदर्शवाद व्यवहारिकता पर भारी पड़ा, जिसका खामियाजा 1962 में भुगतना पड़ा। फिर भी नेहरू ने भारत को एक आधुनिक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की नींव दी। उन्होंने दिखाया कि गरीब देश भी लोकतंत्र चला सकता है। उनका सपना था वैज्ञानिक सोच पर आधारित सामाजिक न्याय से भरा भारत। वह सपना अधूरा रहा, लेकिन दिशा तय कर दी। गांधी की हत्या, जब राष्ट्रपिता को उसी की संतान ने मारा। 30 जनवरी 1948, यह दिन भारतीय इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक है। शाम को 5:17 पर दिल्ली की बिरला हाउस में प्रार्थना सभा में जाते हुए महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी। 3 गोलियां सीने में। गांधी के आखिरी शब्द थे, हे राम। नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा के सदस्य थे। उसका आरोप था कि गांधी मुसलमानों का पक्षपात करते हैं और विभाजन के लिए जिम्मेदार है। उसे फांसी दी गई। 15 नवंबर 1949 को पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। नेहरू ने रेडियो पर कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। गांधी की हत्या ने भारत को झकझोर दिया। यह एक चेतावनी थी, सांप्रदायिक नफरत कितनी खतरनाक हो सकती है। भारत ने धर्मनिरपेक्षता को अपने संविधान का आधार बनाया। चलिए तो परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे द्वारा।
योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950, अध्यक्ष नेहरू थे। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों के साथ। पहला आम चुनाव 1951 से 52 में हुआ। 17.3 करोड़ मतदाता थे, 489 सीटों पर हुई। पहली पंचवर्षीय योजना 151 से 56 थी। कृषि पर जोर, ये 3.6% विकास दर प्राप्त हुआ। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ, पहला भाषाई राज्य बना। पंचशील समझौता 1954 में भारत चीन के बीच हुआ। बाडुंग सम्मेलन 1955 में 29 देश गुट निरपेक्षता की नींव रखी। राज्य पुनर्गठन 1 नवंबर 1956, 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी योजना 1956 से 61, भारी उद्योग 4.1% विकास। तीसरी योजना 1961 से 66, चीन युद्ध से प्रभावित 2.5% विकास। चीन भारत युद्ध 20 अक्टूबर से 21 नवंबर 1962, भारत की हार, अक्साई चीन खोया। नेहरू का निधन 27 मई 1964, 17 वर्ष प्रधानमंत्री रहे। याद रखें, इस एपिसोड का ये भाग भारत के पहले 17 वर्षों की कहानी है। नेहरू युग ने भारत को लोकतंत्र, योजनाबद्ध विकास और धर्मनिरपेक्षता का रास्ता दिखाया। पहला आम चुनाव ने दुनिया को चौंका दिया। भाषाई राज्यों का गठन साहसिक कदम था। गुट निरपेक्षता ने भारत को विश्व मंच पर सम्मान दिलाया, लेकिन 1962 का चीन युद्ध एक बड़ा झटका था। नेहरू युग उपलब्धियों और चुनौतियों दोनों से भरा था। भाग 2 देखेंगे, इंदिरा की वापसी और भारत का सबसे खूनी दशक 1977 से 91, जनता पार्टी का उदय और पतन। 1977 के चुनावों ने भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय लिखा। जब चुनाव परिणाम आए तो कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली थी। विरोधी दलों ने एकजुट होकर जनता पार्टी बनाई थी, जिसमें कांग्रेस विरोधी सभी ताकतें शामिल थीं। समाजवादी, जनसंघ, कांग्रेस के असंतुष्ट सदस्य और अन्य। 24 मार्च 1977 को 21 वर्षीय मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने। वे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, लेकिन जनता पार्टी सरकार आंतरिक कलह से जूझने लगी। विभिन्न विचारधाराओं और व्यक्तित्वों का यह मिश्रण लंबे समय तक नहीं टिक सका। 28 जुलाई 1979 को मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ा। इनके बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार केवल 6 महीने चली। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक यह भारतीय इतिहास की सबसे कम अवधि की सरकारों में से एक थी। इंदिरा की शानदार वापसी, जनता पार्टी की अराजकता ने इंदिरा गांधी के लिए रास्ता खोल दिया। 1980 के चुनाव में उन्होंने शानदार वापसी की और 14 जनवरी 1980 को फिर से प्रधानमंत्री बनी। आपातकाल की कड़वी यादों के बावजूद जनता ने उन्हें फिर से सत्ता सौंप दी। इस बार इंदिरा गांधी और भी मजबूत और निर्णायक थी। उनके बेटे संजय गांधी, जो आपातकाल के दौरान विवादास्पद रहे थे, 1980 में एक विमान दुर्घटना में मारे गए। इस त्रासदी के बाद उनके दूसरे बेटे राजीव गांधी, जो एक पायलट थे, राजनीति में आए। 1980 का दशक, संघर्ष और संकट। असम आंदोलन। 1980 के दशक के शुरुआत में असम में विदेशी नागरिकों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चल रहा था। यह आंदोलन बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों के खिलाफ था। आंदोलन ने असम की अर्थव्यवस्था को लकवाग्रस्त कर दिया था। पंजाब समस्या और ऑपरेशन ब्लू स्टार। 1980 के दशक की सबसे गंभीर समस्या पंजाब में खालिस्तान आंदोलन था। जरनैल सिंह भिंडरवाले के नेतृत्व में सिख उग्रवादियों ने खालिस्तान की मांग शुरू कर दी थी। उग्रवादी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के परिसर में शरण ले चुके थे। जून 1984 में इंदिरा गांधी ने एक साहसिक लेकिन विवादास्पद निर्णय लिया। उन्होंने भारतीय सेना को स्वर्ण मंदिर में घुसने का आदेश दिया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन सफल रहा। जनरल सिंह भिंडरावाले मारे गए, लेकिन सिख समुदाय के बड़े हिस्से को गहरी ठेस पहुंची। उनके पवित्रतम स्थान पर सैन्य कार्रवाई उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई। 31 अक्टूबर 1984, वह सुबह जिसने भारत को हिला दिया। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह इंदिरा गांधी अपने नई दिल्ली स्थित आवास से अपने कार्यालय की ओर जा रही थी। रास्ते में उनके 2 सिख अंगरक्षकों
बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने उन पर गोलियां चला दी। इंदिरा गांधी की हत्या ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला था। भारत के प्रधानमंत्री की हत्या उन्हीं के सुरक्षा कर्मियों ने कर दी थी। सिख विरोधी दंगे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में भयानक सिख विरोधी दंगे हुए। हजारों निर्दोष सिखों को मार डाला गया। यह भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय था। राजीव गांधी युग, आशा से निराशा तक। इंदिरा गांधी की हत्या के उसी दिन 31 अक्टूबर 1984 को उनके बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। वे केवल 40 वर्ष के थे, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी एक आधुनिक छवि वाले नेता थे। उन्होंने भारत को 21वीं सदी में ले जाने का सपना देखा। उन्होंने कंप्यूटर और दूरसंचार क्रांति पर जोर दिया। 1984 का चुनाव, सहानुभूति की लहर। दिसंबर 1984 में हुए चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति की लहर थी। कांग्रेस ने लोकसभा की 543 सीटों में से 404 सीटें जीती। यह अब तक का सबसे बड़ा जनादेश था। बोफोर्स घोटाला। राजीव गांधी की छवि 1987 में आए बोफोर्स तोप घोटाले से धूमिल हो गई। स्वीडन की बोफोर्स कंपनी से तोपों की खरीद में कमीशन देने का आरोप लगा। राजीव गांधी के करीबी लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। यह घोटाला राजीव गांधी की मिस्टर क्लीन छवि के लिए घातक साबित हुई। शाहबानो मामला और मुस्लिम तुष्टीकरण। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो मामले में एक ऐतिहासिक फैसला दिया। शाहबानो एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला थी जिन्हें उनके पति ने तलाक दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गुजारा भत्ता दिलवाया, लेकिन मुस्लिम कट्टरपंथियों ने इसका विरोध किया। दबाव में आकर राजीव गांधी सरकार ने 1986 में एक कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। इससे हिंदू और सेक्युलर वर्ग नाराज हो गए। बाबरी मस्जिद विवाद की शुरुआत। शाहबानो मामले में मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों से बचने के लिए राजीव सरकार ने बाबरी मस्जिद के ताले खुलवा दिए। इससे अयोध्या विवाद भड़क उठा, जो आने वाले दशकों में भारतीय राजनीति का सबसे विवादास्पद मुद्दा बन गया। 1989 राजीव गांधी की हार। 1989 के चुनाव में राजीव गांधी को करारी शिकस्त मिली। बोफोर्स घोटाला, शाहबानो मामला और अन्य विवादों ने जनता का भरोसा तोड़ दिया था। 2 दिसंबर 1989 को विश्वनाथ सिंह, जिन्हें वीपी सिंह कहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री बने। वे जनता दल के नेता थे और उन्हें बाहर से बीजेपी और अवाम दलों का समर्थन मिला। मंडल कमीशन का लागू होना। 7 अगस्त 1990 को पीवी सिंह ने एक बम फोड़ दिया। उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने की घोषणा कर दी। इसके तहत पिछड़ी जातियों यानी ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया गया। इस फैसले ने देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त बहस छिड़ गई। कई युवाओं ने आत्मदाह किया। देश में हिंसक प्रदर्शन हुए। राम जन्मभूमि आंदोलन। इसी दौरान बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए रथ यात्रा शुरू की। इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। वीपी सिंह की सरकार संकट में आ गई। 10 नवंबर 1990 को वीपी सिंह की सरकार गिर गई। वो केवल 11 महीने ही सत्ता में रहे। चंद्रशेखर की अल्पकालिक सरकार। वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। उन्हें राजीव गांधी की कांग्रेस का बाहरी समर्थन मिला, लेकिन यह समर्थन केवल 7 महीने चला। 21 जून 1991 को नए चुनाव की घोषणा हुई। 21 मई 1991 राजीव गांधी की हत्या। 21 मई 1991 की शाम तमिलनाडु के श्रीपेरुंबदूर में चुनावी रैली के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो गई। एक महिला आत्मघाती हमलावर ने उन्हें माला पहनाने के बहाने बम से उड़ा दिया। राजीव गांधी की हत्या लिट्टे, श्रीलंकाई तमिल आतंकवादी संगठन ने की थी। यह भारत के श्रीलंका में शांति सेना भेजने का बदला था। भारत ने एक और प्रधानमंत्री खो दिया 1984 में। मां 1984 में मां और 1991 में बेटा, दोनों की हिंसक मौत हुई। महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा के लिए। मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 पहली गैर कांग्रेसी सरकार। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 सबसे कम अवधि की सरकार। इंदिरा गांधी दूसरी बार 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार एवं उनकी हत्या। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 1 दिसंबर 1989 बोफोर्स घोटाला और कंप्यूटर क्रांति।
वीपी सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 मंडल कमीशन लागू। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 अल्पकालिक सरकार। प्रमुख घटनाएं और तिथियां। ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1984 स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई। इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 दो सिख अंगरक्षकों द्वारा। बोफोर्स घोटाला 1987 राजीव गांधी की छवि धूमिल। शाहबानो केस 1985 से 86 मुस्लिम पर्सनल लॉ विवाद। मंडल कमीशन लागू हुआ 7 अगस्त 1990 ओबीसी को 27% आरक्षण। राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 लिट्टे द्वारा आत्मघाती हमला। प्रमुख आंदोलन और विवाद। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 स्वर्ण मंदिर में खालिस्तानी उग्रवादियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई, इसके परिणाम स्वरूप इंदिरा गांधी की हत्या हुई। मंडल कमीशन 1990 बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में बने इस आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी थी, लेकिन वीपी सिंह ने 1990 में इसे लागू किया। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की गई। बोफोर्स घोटाला 1987 स्वीडन की बोफोर्स कंपनी के 155 mm हौवित्जर तोपों की खरीद में 64 करोड़ रुपए के कमीशन का घोटाला, यह राजीव गांधी सरकार के पतन का प्रमुख कारण बना। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में देखेंगे 1991 की आर्थिक क्रांति, वीपी नरसिम्हा राव का युग, मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधार और भारत का आर्थिक उदारीकरण। उसके साथ ही हम लोगों का लुसेंट इतिहास चैप्टर खत्म होगा। धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय बिहार।